नमस्कार। अभी तक हमने जाना कि संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम द्वारा देश में डुअल जीएसटी लागू किए जाने की संवैधानिक व्यवस्था की गई। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246A ऐड किया गया, जिसके द्वारा ये व्यवस्था की गई कि गुड्स और सर्विसेज पर लगने वाले जीएसटी के लिए संसद एवं राज्य की विधायिकाओं को अधिकार प्राप्त होगा। इसी की उपधारा 2 द्वारा ये व्यवस्था भी की गई कि सप्लाई के इंटरस्टेट समव्यवहारों के लिए कानून बनाने का अधिकार केवल देश की संसद के पास होगा। अब संविधान प्रदत्त इन अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य की विधायिकाओं द्वारा अपने अपने राज्यों के लिए SGST एक्ट 2017 और संसद द्वारा केंद्र के लिए CGST एक्ट 2017 पारित किए गए। इसी तरह से पार्लियामेंट द्वारा IGST एक्ट 2017 इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस ऑफ सप्लाई के लिए पारित किया गया, जिनके आधार पर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस के लिए SGST और CGST एवं इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन सप्लाई के इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस के लिए IGST लेवी होता है। अब ये लेवी किन ट्रांजैक्शंस पे होती है, टैक्सेबल इवेंट क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। CGST SGST एक्ट के प्रावधानों को सही परिप्रेक्ष्य में, सही अर्थों में हम तब समझ पाएंगे जब हमें ये समझ में आएगा कि ये लेवी किन ट्रांजैक्शंस पर होती है और इस लेवी के लिए क्या प्राविधान किया गया है। तो अगर हम SGST CGST की बात करें तो जैसा हम जानते हैं कि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, मतलब एक ही राज्य के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होंगे उन पर लगता है। और इसके लिए जो चार्जिंग सेक्शन है, जो लेवी क्रिएट हुई है, वो SGST एक्ट के सेक्शन 9 द्वारा या CGST एक्ट के सेक्शन 9 द्वारा लेवी क्रिएट हुई है। और वो लेवी ये कहती है कि देयर शैल बी लेवीड ए टैक्स कॉल्ड CGST ऑन इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यानी कि SGST और CGST की जो लेवी है वो पेय मदिरा को छोड़कर शेष सभी गुड्स या सेवाओं या दोनों के इंट्रा स्टेट सप्लाई के समव्यवहारों पर लेवी की जाती है। इसी तरह IGST एक्ट का सेक्शन 5 जो चार्जिंग सेक्शन है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज या दोनों पेय मदिरा को छोड़कर के इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस पर लेवी किए जाने की व्यवस्था करता है। तो SGST और CGST एक्ट में इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस और IGST एक्ट में इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ से संबंधित हैं, उन पर टैक्स लेवी किया जाना अपेक्षित है। तो इस हिसाब से जो टैक्सेबल इवेंट है, यानी टैक्स कब अट्रैक्ट होगा, जब सप्लाई होगी गुड्स या सर्विसेज की या दोनों की ही, तभी टैक्स अट्रैक्ट होगा। अब सप्लाई कब होगी, सप्लाई क्या है, ये जानने के लिए हमें थोड़ा विस्तार से जानना होगा, क्योंकि SGST एक्ट और CGST एक्ट में सप्लाई को डिफाइन नहीं किया गया है। IGST एक्ट की धारा 2 की उपधारा 21 सबसेक्शन 21 और सेक्शन 2 ये डिफाइन करता है सप्लाई shall have the same meaning as is assigned to it in section 7 of CGST एक्ट। यानी कि CGST एक्ट की धारा 7 में सप्लाई को जो अर्थ दिया गया है वही अर्थ IGST एक्ट के लिए भी लागू है। तो अब धारा 7 हमको जानना होगा कि धारा 7 में सप्लाई को क्या अर्थ दिया गया है, क्या असाइन किया गया है। धारा 7 जो है वो सप्लाई को डिफाइन नहीं करती, बल्कि धारा 7 क्या करती है, धारा 7 सप्लाई का स्कोप बताती है। स्कोप मीन्स कि सप्लाई का दायरा क्या है, क्या क्या चीज़ें सप्लाई के दायरे में आएंगी। और धारा 7 ये कहती है
कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट के प्रयोजनार्थ, सप्लाई शैल इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business। अब इसको अगर हम थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि किसी एक व्यक्ति द्वारा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के क्रम में किसी कंसिडरेशन के लिए की गई कोई भी सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज, बार्टर, रेंटल, लीज या डिस्पोजल किया जाना या किए जाने की सहमति देना, ये सप्लाई में इंक्लूडेड होगा, यानी सप्लाई में ये सारे संव्यवहार सम्मिलित होंगे। अब यहाँ ये एक क्लैरिफिकेशन भी दिया गया है कि अगर कोई पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति के अलावा यदि कोई पर्सन है, पर्सन मीन्स फिर वहाँ लीगल जुरिस्टिक पर्सन की बात हो रही है, अपने सदस्यों या अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए कैश या डेफर्ड पेमेंट या किसी अन्य वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए की गई कोई गतिविधि या ट्रांजैक्शन भी सप्लाई में सम्मिलित होगा। इंक्लूडेड शैल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन दिस। तो ये सेक्शन 7 का प्राविधान है और यहाँ ये एक्सप्लेन कर दिया गया है कि अगर कोई पर्सन लीगल जुरिस्टिक पर्सन है और उसके सदस्य हैं या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसके मेंबर्स हैं, तो ये दोनों अपने आप में अलग अलग चीज़ माने जाएंगे और इनके बीच हुए किसी भी ट्रांजैक्शन या एक्टिविटी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को किया गया ट्रांजैक्शन संव्यवहार माना जाएगा। और वो संव्यवहार अगर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है या फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन है तो उसे सप्लाई माना जाएगा। अब धारा 7 को अगर हम बारीकी से देखें तो इसके 2 मेन इंग्रेडिएंट हैं, सेल, एक्सचेंज, बार्टर, लाइसेंस, लीज, रेंट, ये जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, इसमें जब तक 2 इंग्रेडिएंट नहीं होंगे तब तक ये सप्लाई नहीं माने जाएंगे। पहला इंग्रेडिएंट होना चाहिए कि ये शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और दूसरा इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होना चाहिए फॉर ए कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कैश और एनी अदर फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन, वैल्यूएबल कंसिडरेशन होना चाहिए, नंबर 1 चीज़, और नंबर 2 चीज़ इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होने चाहिए, तब ये सप्लाई में शामिल माने जाएंगे। यानी कि टैक्सेबिलिटी के लिए सेल, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंट, ट्रांसफ़र आदि आदि के ऐसे संव्यवहार जो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हैं और फॉर ए कंसिडरेशन हैं, वो सप्लाई में सम्मिलित होंगे, सप्लाई में शामिल होंगे। ये जनरल प्रिंसिपल है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं। जैसे पहला एक्सेप्शन ये किया गया है कि अगर कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन हो रहा है, मतलब देश के बाहर से अगर कोई सेवाएं आयात की जा रही हैं और किसी कंसिडरेशन के लिए की जा रही हैं, मतलब उसका कोई मूल्य भुगतान किया जा रहा है, तो वो चाहे इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हों या ना हो, वो सप्लाई में सम्मिलित मानी जाएंगी। यानी कि अगर हम व्यक्तिगत किसी उपयोग या उपभोग के लिए भी देश के बाहर से कोई सेवाएं आयात करते हैं, कंसिडरेशन उसका भुगतान करते हैं उसके कंसिडरेशन का, तो वो सप्लाई होंगी और उस पर भी एज पर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट टैक्सेबिलिटी अट्रैक्ट होगी। इसी तरह एक और एक्सेप्शन दिया गया है कि शेड्यूल 1 की कोई गतिविधि, चाहे वह कंसिडरेशन के लिए हो या ना हो, उसमें चाहे कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो, वैल्यूएबल कंसिडरेशन या ना हो, वह गतिविधि भी सप्लाई में शामिल मानी जाएगी।
अब शेड्यूल 1 में कौन कौन सी गतिविधियां हैं? शेड्यूल 1 अपने आप में काफ़ी विस्तृत है। शेड्यूल 1, 2, 3 सप्लाई से रिलेटेड शेड्यूल 1, 2, 3 जो एक्ट के साथ अपेंड किए गए हैं, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी डिटेल्ड हैं, तो इनके विषय में हम अलग से चर्चा करेंगे। अभी हमें इतना जानना ही सफिशिएंट है कि अगर शेड्यूल 1 में कोई गतिविधि या ट्रांजेक्शंस मेंशन्ड है, तो चाहे वो विद कंसिडरेशन हो या विदाउट कंसिडरेशन हो, इवन विदाउट कंसिडरेशन भी उस ट्रांजेक्शन को सप्लाई में सम्मिलित माना जाएगा, यानी कि उस पर भी टैक्सेबिलिटी अट्रैक्ट होगी। अब सेक्शन 7(1)(a) में ये प्रोविजन किया गया है कि कोई गतिविधि या ट्रांजेक्शन यदि सबसेक्शन 1 में सप्लाई है तो शेड्यूल 2 में दिए गए रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसे सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज ट्रीट किया जाएगा। मतलब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, क्लैरिटी देने के लिए कि कोई ट्रांजैक्शन, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन अगर सप्लाई है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, वो सेक्शन 2 में रेफर किया गया है। सेक्शन 2 में रेफरेंस किया गया है कि वो उस तरह के संव्यवहार सप्लाई ऑफ गुड्स माने जाएंगे या सप्लाई ऑफ सर्विसेज माने जाएंगे। ये सामान्यतः जो कंपोजिट सप्लाई है, जिसमें सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज दोनों शामिल होती हैं, उनको एक क्लैरिटी देने के लिए और उनके प्रोविजंस को इजीली इंप्लीमेंट करने के लिए शेड्यूल 2 की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा शेड्यूल 3 में अगर रेफर्ड कोई एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन है तो उनको, और गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड कोई ऐसा ट्रांजैक्शन या गतिविधि जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या लोकल अथॉरिटी द्वारा पब्लिक अथॉरिटी के रूप में किया जा रहा है, उनको सप्लाई ऑफ गुड्स, ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस, ऐसी गतिविधियां जो या तो शेड्यूल 3 में मेंशन है या गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई की गई हैं, और गवर्नमेंट द्वारा कौन सी नोटिफाई की गई हैं? जो राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा या लोकल अथॉरिटी द्वारा पब्लिक अथॉरिटी के रूप में की जा रही कोई गतिविधि अगर वो सरकार द्वारा नोटिफाई कर दी गई है तो वो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। तो इस तरह से जो स्कोप ऑफ सप्लाई है उसको बहुत वाइड रूप दिया गया है, जिसमें सारे ट्रांजैक्शन, सेल, बार्टर, एक्सचेंज, रेंट, लीज, लाइसेंस जो किसी कंसिडरेशन के लिए किए जा रहे हैं इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उनको सप्लाई में शामिल माना गया है। और इसको क्लैरिटी देने के लिए इसके जो एक्सेप्शनल प्रोविजन हैं, जो अपवाद किए गए हैं कि जहां कहीं इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस न होते हुए भी किसी गतिविधि को माना गया है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या कंसिडरेशन न होते हुए भी माना गया है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या कंसिडरेशन और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होते हुए भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं माना गया है, उनको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया गया है। इसके अलावा कि एक ये व्यवस्था भी की गई है कि काउंसिल की रिकमेंडेशन पर जो सबसेक्शन 1, 1A या 2 में जो सप्लाईज बताई गई हैं, उनमें से किसी सप्लाई को सरकार विज्ञप्ति के माध्यम से ये निर्दिष्ट कर सकती है कि वो या तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएंगी या सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएंगी। तो ये व्यवस्था भी की गई है कि वहाँ जहाँ कोई इस तरह का क्लैरिटी की आवश्यकता है तो गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ कोर्स ये निर्दिष्ट कर सकती है कि वो संव्यवहार या सप्लाई ऑफ गुड्स का संव्यवहार माना जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विसेज का संव्यवहार माना जाएगा। अब इसी सप्लाई को समझने के क्रम में एक और सेक्शन 8 में प्रोविज़न किया गया है, वहाँ कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई दोनों के बारे में कि उनको क्या माना जाएगा ये भी प्रोविज़न कर दिया गया है। कंपोजिट सप्लाई क्या है? जहाँ दो या दो से अधिक ऐसी सप्लाई जिसमें कोई एक प्रिंसिपल सप्लाई हो, तो ऐसी सप्लाई को हम कहते हैं कंपोजिट सप्लाई। तो कंपोजिट सप्लाई के केस में जहाँ दो या दो से अधिक टाइप की गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई हो रही हैं एक साथ और उसमें कोई एक प्रिंसिपल सप्लाई है,
तो वो पूरी की पूरी सप्लाई उस प्रिंसिपल सप्लाई ही मानी जाएगी। मतलब जो प्रिंसिपल सप्लाई है उस दो या दो से अधिक तरह की सप्लाईज में, तो उस पूरे संव्यवहार को वही जो प्रिंसिपल सप्लाई है वही सप्लाई माना जाएगा। इसी तरह मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई में यही अंतर है कि कंपोजिट सप्लाई में एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई होती है और बाकी उसकी सब्सिडरी सप्लाईज होती हैं। मिक्स सप्लाई में सारी सप्लाई अपने आप में इंडिपेंडेंट होती हैं लेकिन एक साथ की जाती हैं। तो मिक्स सप्लाई के केस में ये कहा गया है कि मिक्स सप्लाई अगर हो रही है, दो तीन तरह की वस्तुओं की मिक्स सप्लाई है या दो तीन चार तरह की सेवाओं की मिक्स सप्लाई हो रही है, तो उस सप्लाई को वो सप्लाई माना जाएगा जिस पे मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स अट्रैक्ट होता हो। अधिकतम रेट ऑफ टैक्स अट्रैक्ट होने वाली सप्लाई माना जाएगा मिक्स सप्लाई पे। यानी मिक्स सप्लाई पे जो टैक्स एबिलिटी लगी इम्पोज होगी वो मैक्सिमम उन सप्लाईज में से जिस सप्लाई पे मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स है उस सप्लाई की तरह मानते हुए होगी। तो ये सप्लाई के संबंधित प्राविधान थे जो आज हमने अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। आगे हम और विस्तार से जीएसटी एक्ट के प्राविधानों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।